वाटर ऑन मार्स डिस्कवर्ड। आज से करीब 15 साल पहले मंगल की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए मार्स एक्सप्रेस नाम के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का मुख्य मकसद था मेडुसाई फोसे फॉर्मेशन यानी MFF नाम के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। मंगल पर मौजूद यह स्ट्रक्चर सैकड़ों किलोमीटर लंबा और सैकड़ों किलोमीटर ऊंचा है। इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए मार्स एक्सप्रेस के मार्सिस रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने इस स्ट्रक्चर में बर्फ की एक मोटी लेयर को डिस्कवर किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रडार द्वारा रिसीव किए जाने वाले सिग्नल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वह एक बर्फ की लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि MFF में मौजूद बर्फ की लेयर करीब 3.7 किलोमीटर मोटी है। अगर इस सारी बर्फ को पिघला दिया जाए तो पूरा मंगल ग्रह 1.5 से 2.7 मीटर गहरे पानी में कवर हो जाएगा। यह पृथ्वी पर मौजूद रेड सी के टोटल पानी से भी ज्यादा है। ये पहली बार नहीं है जब मंगल ग्रह पर पानी की डिस्कवरी हुई है। इससे पहले नासा द्वारा भेजा गया क्यूरियोसिटी रोवर कई बार मंगल की सतह पर पानी को कन्फर्म कर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल ग्रह पर कई सारी गलीज की भी डिस्कवरी हो चुकी है जो यह दर्शाती है कि एक समय पर वहां लिक्विड पानी हुआ करता था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि गलीज नदियों और झीलों के अवशेष को कहते हैं। जब पानी फ्लो करता है तो वह अपने आसपास की मिट्टी को बहा ले जाता है जिससे गलीज फॉर्म होती है। हम इंसान पिछले कुछ दशकों से मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका खतरनाक वातावरण हमें इस कदम को लेने से रोक रहा है। मंगल ग्रह का तापमान हम इंसानों के रहने के लिए बहुत ठंडा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका वायुमंडल भी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के मुकाबले बहुत पतला है और मंगल के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। इन सब चीजों की वजह से किसी भी इंसान का मंगल पर लंबे समय तक जीवित रह पाना एक इम्पॉसिबल चीज है। पानी के डिस्कवर होने से हमारे पास एनर्जी का एक नया सोर्स आ जाता है। अगर हम इंसान भविष्य में मंगल ग्रह पर जाते हैं तो MFF में मौजूद इस पानी को हम एक फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल MFF में मिली बर्फ की लेयर को अभी भी स्टडी किया जा रहा है। आने वाले समय में हमें इस स्ट्रक्चर से जुड़ी और भी रोचक जानकारी मिल सकती हैं, जिनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नासा's प्लान टू कलेक्ट इंटरस्टेलर डस्ट। साल 2025 में नासा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है। इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब यानी कि IMAP नाम का यह स्पेसक्राफ्ट हेलियोस्फीयर को स्टडी करेगा। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारा सौरमंडल एक बबल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बंद है जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। यह बबल असल में हमारे सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फॉर्म होता है जो सौरमंडल को हार्मफुल पार्टिकल से बचाने का काम करता है। हमारी पृथ्वी के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूर्य के चार्ज्ड पार्टिकल से बचाकर रखती है। बिल्कुल इसी तरह सूर्य का हेलियोस्फीयर हमें इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। IMAP मिशन में 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होंगे जो अलग अलग चीजों को स्टडी करेंगे। उन्हीं में से एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है IDEX यानी इंटरस्टेलर डस्ट एक्सपेरिमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह अंतरिक्ष में मौजूद डस्ट को कलेक्ट करने का काम करेगा। नासा द्वारा चलाया जाने वाला यह मिशन करीब 2 सालों तक फंक्शन करेगा और अंतरिक्ष के विभिन्न तरह के डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट करेगा। पहले अंतरिक्ष में मौजूद डस्ट को एक बेकार चीज माना जाता था, लेकिन असल में यह ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर इन डस्ट पार्टिकल्स का सोर्स कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में ऐसे भी डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं जो गैलेक्सीज, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, सुपरनोवा और प्लैनेट्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को स्टडी करके गैलेक्सीज, प्लैनेट फॉर्मेशन और सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। यह पार्टिकल्स सुनने में भले ही मामूली लगें, लेकिन यह अंतरिक्ष में बहुत रेयरली पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका साइज भी नॉर्मल पार्टिकल्स के मुकाबले काफी कम होता है, जिस वजह से इन्हें कैप्चर कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह पार्टिकल्स 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हैं। IDEX का इतने छोटे और फास्ट पार्टिकल्स का कैप्चर कर पाना इस मिशन का सबसे कठिन भाग होने वाला है। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक इस स्पेसक्राफ्ट को मार्च 2025 में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के कुछ ही हफ्तों बाद यह लैग्रेंज पॉइंट 1 में सेटल हो जाएगा और वहीं से पार्टिकल्स को कलेक्ट करने का काम शुरू कर देगा। ओवरऑल नासा का यह मिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके द्वारा कैप्चर किए गए पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेम्स वेब कैप्चर्ड न्यू सन्स बीइंग बॉर्न।
हमारे सूर्य 4.6 अरब साल पुराना है और इसकी फॉर्मेशन एक विशाल धूल और गैस के बादल की वजह से हुई थी। उस बादल को सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे ही बादल को कैप्चर किया है, जिसकी तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। N79 नाम का यह बादल असल में एक गैलेक्सी का हिस्सा है, जिसे मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही N79 मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाती है। यह गैलेक्सी मिल्की वे के मुकाबले बहुत छोटी है और इसमें हाइड्रोजन गैस भारी मात्रा में मौजूद है। नासा द्वारा पब्लिश की गई इस पिक्चर को जेम्स वेब के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैप्चर किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्टार फॉर्मिंग रीजन करीब 1630 प्रकाश वर्ष के एरिया में फैला हुआ है। अगर आप इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश की रफ्तार से भी जाने की कोशिश करेंगे, तभी आपको 1630 वर्षों का समय लग जाएगा। इस गैलेक्सी का केमिकल कंपोजिशन विशाल नेबुली जैसा है, जिस वजह से इसमें कई सारे तारों का निर्माण हो रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि उनमें से ज्यादातर तारों का द्रव्यमान और साइज सूर्य के बराबर है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस रीजन पर स्टडी करने से हमें कई सारे न्यू बॉर्न ग्रह भी मिल सकते हैं। उन ग्रहों को रिसर्च करके हम अपनी पृथ्वी के शुरुआती समय में होने वाली एक्टिविटीज का पता लगा पाएंगे और एक ग्रह का निर्माण किस तरह से होता है, इसको डिटेल में समझ पाएंगे। कॉम्प्लेक्स ग्रीन ऑर्गेनिज्म इमर्ज अ बिलियन ईयर्स अगो, सेज न्यू रिसर्च। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यह जीवन अंतरिक्ष से आए कॉमेट्स की वजह से शुरू हुआ था, जो अपने साथ पानी और अमीनो एसिड्स को लाए थे। अमीनो एसिड्स प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म होता है और इसकी वजह से ही हम इंसान और बाकी जीव जंतु फंक्शन कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से हुई थी। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे जीव थे जिनके पास मात्र एक सेल होता है, या यूं कहें कि यह एक सेल ही पूरा का पूरा जीव होता था। धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से यह एक सेल वाला जीव मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होता गया और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन गया। हाल ही में की गई एक रिसर्च में यह पता चला है कि पृथ्वी पर पैदा होने वाला सबसे पुराना मल्टी सेल्यूलर जीव ग्रीन एल्गी हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में काई कहते हैं। एल्गी को एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माना जाता है और यह अपनी हाई डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। हाई डाइवर्सिटी का मतलब है अपने आप को अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालना और हर जगह जिंदा रह पाना। अभी भी इस बात को लेकर कई सारी रिसर्चेस चल रही हैं कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी और कैसे वह जीवन इतना कॉम्प्लेक्स बन पाया होगा। वैज्ञानिक ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है। अ डिस्कवरी ऑफ एन अर्ली अर्थ, अ प्लैनेट ड्रॉन्ड इन एन ओशन ऑफ लावा। पृथ्वी से 73 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा ग्रह मौजूद है जिसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट अर्ली अर्थ के नाम से बुला रहे हैं। HD 63433D नाम का यह एक्सोप्लैनेट एक ऐसे तारे का चक्कर लगाता है जो बिल्कुल हमारे सूर्य जैसा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एक न्यू बॉर्न प्लैनेट है जो इस तारे के आसपास मौजूद प्लैनेटरी डिस्क में फॉर्म हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि प्लैनेटरी डिस्क यंग तारों के आसपास मौजूद एक विशाल बादल होता है। इस बादल में मुख्य रूप से धूल और गैस मौजूद होती है। जब यह धूल और गैस आपस में कंबाइन होना शुरू होती है तो इससे ग्रहों और मून्स का निर्माण होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि HD 63433D ब्रह्मांड में ढूंढे गए सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे छोटा है और इसकी उम्र मात्र 50 करोड़ साल है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी की उम्र करीब 4.6 अरब साल है। ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह होने के बावजूद इस ग्रह को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको स्टडी करने से वैज्ञानिक पृथ्वी की शुरुआती कंडीशंस के बारे में जान सकते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट मेलिंडा सॉरस यह बताती हैं कि HD 63433D बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी पृथ्वी अपने जन्म के बाद हुआ करती थी। अपने तारे के बहुत नजदीक मौजूद होने की वजह से इसका तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिस वजह से इसकी एक ही साइड तारे के सामने रहती है। कुछ वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि इस ग्रह पर एक लावा ओशन भी मौजूद हो सकता है जो ग्रह पर मौजूद पत्थरों के पिघलने की वजह से फॉर्म हुआ होगा। HD 63433D को अपने तारे का एक चक्कर लगाने में मात्र 4.2 डेज का समय लगता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी का एक साल 365 दिनों का होता है, वैसे ही इस ग्रह का एक साल मात्र 4.2 दिन लंबा होता है। यह ग्रह एक ऐसे सोलर सिस्टम का हिस्सा है जहां और भी कई सारे इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स मौजूद हैं और वैज्ञानिक उन सभी पर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं।
यह अपनी सौरमंडल की शुरुआती कंडीशंस को जानने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। वाटर ऑन मून। जब भी हम चांद के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बंजर और धूल से कवर्ड सरफेस आता है। ऐसा सही भी है, क्योंकि चांद पर भेजे गए कई सारे स्पेसक्राफ्ट्स यह पता लगा चुके हैं कि वहां लिक्विड वाटर मौजूद नहीं है। लेकिन हाल ही में की गई कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि आज से करीब 4 अरब साल पहले चांद की सतह पर भी लिक्विड वाटर मौजूद हुआ करता था। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप AP007 नाम के एक मीटेओरॉइड को देख सकते हैं। यह अंतरिक्ष से गिरने वाला कोई नॉर्मल पत्थर नहीं, बल्कि चांद का एक टुकड़ा है। इस पत्थर पर स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों को एपेटाइट नाम का एक मटेरियल मिला है, जो यह दर्शाता है कि एक समय पर चांद पर वोलेटाइल एलिमेंट्स बहुत भारी मात्रा में मौजूद हुआ करते थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।